Good evening, everyone. Today we are starting our new chapter, diversity in living organism. Diversity in living organism. So, have you ever thought of the multitude of life forms that surround us? कभी आपने सोचा है कि आपके आसपास इतने सारे organisms and each organism is different from each other. हर एक organism दूसरे organism से अलग होता है. किसी में ज़्यादा चेंजेस होते हैं, किसी में कम चेंजेस होते हैं, लेकिन चेंजेस तो होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने आप को अपने दोस्त के साथ कंपेयर करो, ठीक है? तो आप देखोगे कि दोनों की हाइट में भी सेम हो सकती है या नहीं भी हो सकती है. दोनों के नाक का शेप देखो तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. हैंड स्पैन देखो तो मतलब कि दोनों आपके हाथ का जो डिस्टेंस होता है एक उंगली से थंब तक, अपन उसको क्या बोलते हैं, वेंथ, ठीक है? तो वो भी सेम नहीं होगा. तो नंबर्स ऑफ डिफरेंसेस, इसमें बहुत ऐसे कम चांसेस होंगे जिसमें ये सिमिलरिटीज़ देखने को मिले. मैक्सिमम केसेस में तो आपको उसमें डिफरेंस ही देखने को मिलेगा. हाउएवर, if we compare ourselves and our friends with a monkey, अब इस कंपैरिजन में आप एक मंकी को ऐड कर दो तो आप देखेंगे कि आप में और आप में दोस्त में तो बहुत सिमिलरिटीज़ हैं, जबकि आप में और आप मंकी में तो बहुत डिफरेंसेस हैं, ठीक है? ऑब्वियसली वी एंड आवर फ्रेंड्स हैव अ लॉट ऑफ कॉमन व्हेन वी कंपेयर अवरसेल्व्स विद अ मंकी. But suppose we added a cow into this comparison. और जब आप काव ऐड करते हो तो पता चलेगा कि नहीं हमारे और मंकी में तो काफ़ी सिमिलरिटीज़ है, क्योंकि काव में और आप में तो बहुत सारा डिफरेंसेस हैं. और ऐसे ही कंपैरिजन में अगर आप इसमें कोई बर्ड ऐड कर देते हो तो पता चलेगा कि आप में और काव में भी कुछ सिमिलरिटीज़ हैं. तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कुछ एक हायरार्की जैसा बनता है कि कहीं जगह का आपको सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती हैं. काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में यू कैन फाइंड द सिमिलरिटीज़ एज वेल एज डिफरेंसेस. सिमिलरिटीज़ के साथ साथ आपको डिफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे. सो अब देखो, एक एक्टिविटी है कि आपके पास देसी काऊ है, जर्सी काऊ है, तो दोनों के कैरेक्टर्स को आप कंपेयर करो तो आप देखेंगे कि जर्सी काऊ जो हैं और देसी काऊ हैं उनमें आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे. सपोज़ कि बहुत सारे जर्सी काऊ हैं, उसमें कोई एक देसी काऊ है, तो आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वो देसी काऊ है, बाकी सब जर्सी काऊ है. क्यों? क्योंकि उनके अंदर डिफरेंसेस होंगे, ठीक है? तो गाइज, वी हैड टू डिसाइड विच कैरेक्टरिस्टिक्स वेयर मोर इम्पोर्टेंट इन फॉर्मिंग द डिज़ायर्ड कैटेगरी. जब हम कैटेगरीज की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, तो आपको देखना पड़ेगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं. हैंस वी वे आर ऑल्सो डिसाइडिंग विच कैरेक्टरिस्टिक्स कुड बी इग्नोर्ड. तो साथ में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं. नाउ थिंक ऑफ ऑल द डिफरेंट फॉर्म्स इन विच लाइफ अकर्स ऑन द अर्थ. On one hand, we have microscopic bacteria of a few micrometers in size. तो आपने आसपास जो ऑर्गेनिज्म देखे हैं वो तो हैं, उसके अलावा ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिन्होंने आपने देखे नहीं हैं, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज. While on the other hand, we have blue whale, redwood trees of California of approximately 30 meter to 100 meters. तो फ्यू माइक्रोमीटर से लेकर 100 मीटर्स तक की लेंथ वाले ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे. ऐसे ही कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि पाइन ट्रीज, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक वो जिंदा रहते हैं. कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो कुछ ही दिनों में मर जाते हैं. मतलब उनका लाइफ स्पैन देखो तो वो भी वेरी शॉर्ट टू वेरी लॉन्ग तक का रेंज होता है. फिर जब हम कलर्स की बात करते हैं तो कलरलेस या तो ट्रांसपेरेंट वॉर्म से लेकर हमारे पास ब्राइट कलर के बर्ड्स या तो फ्लावर्स भी देखने को मिलते हैं.
बहुत सारे ऐसे बर्ड्स देखो तो उसके कलर एकदम कलरफुल होते हैं, फ्लावर्स देखो तो कलरफुल होते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो बिल्कुल कलरलेस या तो ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो अब देखो यहाँ पर ये पैराग्राफ एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना ये कि आप देखेंगे यहाँ पर कि वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी ऑर्गेनिजम्स एंड वेराइटीज वी कैन सी अराउंड अस। सो दिस bewildering variety of life around us has evolved on the earth over millions of years। तो ये आप जो लाइफ देखते हैं उसको बनने में लाखों साल लगे हैं, millions of years। However, we do not have more than a tiny fractions of this time to try and understand all these living organism, so we cannot look at them one by one। तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उनके बारे में पढ़ सके इंडिविजुअली, एक एक करके। इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके बारे में आप एक एक करके पढ़ने बैठोगे तो आपकी पूरी ज़िंदगी चली जाएगी, फिर भी कंप्लीट नहीं होगा। तो हम उसके बारे में एक एक करके नहीं पढ़ेंगे। इंस्टेड वी लुक फॉर सिमिलैरिटीज़ अमॉन्ग द ऑर्गेनिजम्स विच विल अलाउ अस टू पुट दैम इनटू डिफरेंट क्लासेस एंड देन स्टडी डिफरेंट क्लासेस और ग्रुप्स एज अ होल। तो हम क्या करेंगे, एक एक ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं पढ़ेंगे, एक एक ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं सोचेंगे, हम उनके ग्रुप्स बना देंगे और उस ग्रुप्स के बारे में स्टडी कर लेंगे। तो हो गया पूरे। जैसे आप देखो कि भाई हमारे पास हैं डॉग्स हैं, हॉर्सेस हैं, एलिफेंट्स हैं, काऊ, बफेलो, मंकी, ह्यूमन। तो इन सारे ऑर्गेनिज्म के एक ग्रुप में रखा हुआ है जिसको हम कहते हैं मैमल्स। सो इफ़ वी स्टडी अबाउट द मैमल्स, अगर हम मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी कर लेंगे तो समझो हमने इन सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर लिया। इफ़ वी स्टडी अबाउट द मैमल्स ओनली, तो हमने सारे एनिमल्स के बारे में स्टडी कर लिया। तो इस तरह से हम ग्रुप्स के बारे में स्टडी करेंगे। हाँ, फिर हो सकता है किसी को इंडिविजुअल स्टडी करनी है किसी एक ऑर्गेनिज्म में, तो वो हो सकता है। आप समझो जैसे एग्जांपल में कि 9th की क्लास में हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं, सपोज़ कि वी हैव 25 स्टूडेंट्स और मुझे सबको पढ़ाना है, तो मैं एक एक करके पढ़ाने जाऊँगा। तो एक लेक्चर के लिए सपोज़ मैं 1 आवर का एक लेक्चर लेता हूँ, तो सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए मुझे 25 आवर्स देने पड़ेंगे। इसके अलावा मैं ये कर सकता हूँ कि इन सारे स्टूडेंट को एक साथ पढ़ा दूँ, तो 25 स्टूडेंट को मैं 1 आवर में ही 1 आवर में ही पढ़ा सकता हूँ। सो व्हाट कैन वी डू इज़ वी कैन मेक अ ग्रुप, हम ग्रुप्स को पढ़ेंगे। तो इन ऑर्डर टू मेक रिलेवेंट ग्रुप्स टू स्टडी द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स वी नीड टू डिसाइड विच कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड मोर फंडामेंटल डिफरेंसेस अमॉन्ग ऑर्गेनिजम्स। तो ग्रुप बनाने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स देखने पड़ेंगे कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर्स हैं, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस होंगे तो वो अलग ग्रुप में जाएंगे, सिमिलरिटीज़ होंगी तो एक ही ग्रुप में जाएंगे। एंड विद इन दिस ग्रुप स्मॉलर सब ग्रुप्स विल बी डिसाइडेड बाय लेस इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। और फिर उसके अंदर देखा जाए कि आपको क्या करना पड़ेगा, सब ग्रुप्स बनाएंगे। सब ग्रुप्स मतलब क्या होंगे कि जिनके अंदर और ज़्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो एक ग्रुप में रहेंगे और डिफरेंस होंगे तो वो अलग ग्रुप में रहेंगे। इस तरह से हम कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाइड कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमें यही तो सीखना है कि किस तरह से हम उनको क्लासीफाइड कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। व्हाट इज़ नोन इज क्लासिफिकेशन के नाम से ये जाना जाता है। सो व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का क्या आधार है। सो अटेम्प्ट एट क्लासीफाइंग लिविंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स हैव बीन मेड सिंस टाइम इन मेमोरियल। बहुत पुराने समय से, सबसे हम बताऊँ तो ग्रीक थिंकर था एरिस्टोटल। देखो एरिस्टोटल ही वॉज नॉट अ साइंटिस्ट, इज अ थिंकर, मतलब वन टाइप ऑफ वी कैन से दैट फिलोसोफर। ठीक है, तो उसने कहा था, उसने जो ऑर्गेनिजम्स थे उसको क्लासीफाइड करने के लिए उन्होंने हैबिटेट के बारे में सोचा। हैबिटेट के मतलब उनका लिविंग प्लेस, कहाँ पर वो रहते हैं उसके आधार पर उन्होंने क्लासीफाइड किया था।
तो दे लिव्ड ऑन लैंड, वाटर, एयर। ओके, तो उन्होंने इसी के ऊपर से क्लासीफाइड कर दिया कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो लैंड पे रहते हैं, वो एक ग्रुप में, वाटर में रहते हैं वो दूसरे ग्रुप में, एयर में रहते हैं वो एक और ग्रुप में, ख़त्म बात। दिस इज़ अ वेरी सिंपल वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ, बट मिसलीडिंग टू। ये एक सिंपल वे था, आप समझो कि भाई पानी में रहने वाले अलग कर दो, हवा में उड़ने वाले अलग कर दो, और ज़मीन पर रहने वाले अलग कर दो। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो बहुत से प्रॉब्लम्स भी होते हैं, क्योंकि अगर आप पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के बारे में सोचें तो पानी में तो स्टारफिश भी रहती है, पानी में तो ऑक्टोपस भी रहता है, पानी में वेल्स भी हैं, कोरल्स भी हैं, शार्क्स भी हैं, और इन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स टोटली डिफरेंट हैं। वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से अलग हैं। ऐसे ही लैंड पे देखने वालों को, लैंड पे तो गाय भी रहती है, लैंड पे तो टाइगर भी रहता है, लैंड के ऊपर तो सांप भी रहता है, चूहे भी रहते हैं। तो क्या सबके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है? नो, सबके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं। तो सिर्फ एक चीज़ उनका हैबिटेट कॉमन में आता है, उसकी वजह से आप उसको एक ग्रुप में नहीं रख सकते थे, एंड दिस इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट वे ऑफ मेकिंग ग्रुप्स। ये एक सही आइडिया नहीं था ग्रुप बनाने का। वी देयरफॉर नीड टू डिसाइड विच कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी यूज्ड एज द बेसिस फॉर मेकिंग द ब्रॉडकास्ट डिवीज़न। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा कि भाई कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को सोचा जाए जिससे आप इस तरह के ग्रुप बना सकें। देन वी विल हैव टू पिक द नेक्स्ट सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर मेकिंग सब ग्रुप्स विद इन दिस डिवीज़न। और उसके बाद हम सब ग्रुप्स और उसके ग्रुप्स के मतलब डिवीज़न हैं उसके बारे में सोच सकते हैं। आप सोचो जैसे कि आपके स्कूल है, तो स्कूल एक बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर सब जो स्कूल में आते हैं वो सब होंगे, लेकिन फिर आप देखेंगे कि उसके अंदर टीचिंग स्टाफ अलग होगा, नॉन टीचिंग स्टाफ अलग होगा, स्टूडेंट्स अलग होंगे। स्टूडेंट में देखो तो सारे एक ग्रुप में आएंगे? नहीं, उसमें भी क्या होगा, स्टूडेंट में स्टैंडर्ड वाइज ग्रुप होगा। उसी तरह से टीचिंग स्टाफ में देखो तो कोई मैथ्स का होगा, कोई साइंस का होगा, कोई इंग्लिश का होगा। तो आप देखो कि यहाँ पर भी ग्रुपिज़म बन सकते हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ भी होगा, ठीक है, जो पढ़ाता नहीं होगा, क्लार्क्स हैं, कुछ वॉचमैन हैं, तो वो भी आएगा स्टाफ में। तो सभी सेम नहीं होते। एक स्कूल एक ग्रुप है, लेकिन उसके अंदर भी ग्रुप के अंदर भी ग्रुप बनते हैं। सेम वे से ही यहाँ पर भी ऑर्गेनिज्म है, सारे ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन ऑर्गेनिज्म के अंदर देखो तो नंबर्स ऑफ वेराइटीज़ आपको देखने को मिलेगी। So by this process of classification within each group can then continue using new characteristics each time। हम हर समय हर टाइम पे ऐसे नए कैरेक्टरिस्टिक्स को सोचते सोचते फिर हम उसको क्लासीफाइड कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ दैट व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स? वी आर टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स, गुड, ओके, बट व्हाट इज़ इट? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या? So when we are trying to classify a diverse group of organisms, we need to find ways in which some of them are similar enough to be thought of together. And these ways, in fact, are the details of appearance or behavior, in other words, forms and function. तो कोई भी ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर, कोई भी ऑर्गेनिज्म का अपीयरेंस, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसका काम, फंक्शन, ये सब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो हमारे दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो आंखें हैं, एक नाक है, मुंह है, ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ, सिंपल, ठीक है। उसी तरह से बाकी ऑर्गेनिज्म के भी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम सोच सकते हैं, ओके। जैसे हमारे हाथ हैं, हाथ के ऊपर उंगली है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, और वही कैरेक्टरिस्टिक को आप दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेयर करेंगे। अगर उनका भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो वो सब एक ग्रुप में रहेंगे, नहीं है तो अलग ग्रुप में रहेंगे, सिंपल, ओके। So now to understand how some characteristics are decided as being more fundamental than others, let us consider how a stone wall is built. अब देखो आप, जैसे एक दीवार बना रहे हैं, तो दीवार बना रहे हैं तो दीवार का जो शेप है वो किसके ऊपर आधारित होगा? सबसे नीचे के लेयर के या ऊपर के लेयर के? ऑब्वियसली नीचे वाला लेयर ही डिसाइड करेगा कि इसका शेप कैसा होगा, क्योंकि ऊपर वाले लेयर तो उसी के ऊपर के ऊपर के ऊपर आने वाले हैं। मतलब ये हुआ कि जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिसाइड करेगा कि ऑर्गेनिज्म कैसा होगा।
So the shape and the size of the stones in the lowermost layer will decide the shape and the size of the next layer and so on. क्योंकि ऊपर वाले लेयर को अपना कोई अलग पाथ नहीं बनाना है, उसको तो नीचे वाले के ऊपर ही आना है, तो नीचे वाला लेयर जो होगा वो मोर फंडामेंटल होगा. So the stones in the lowermost layer are like the characteristics that decide the broadcast division among the living organism, and they are independent of any other characteristics in their effects on the form and the function of the organism. तो नीचे वाले लेयर जैसे स्टोन की लेयर की बात करें तो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट था. उसी तरह से हमारे बॉडी में भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो जो फंडामेंटल ऑर्गेनिजम्स फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे वो इंडिपेंडेंट रहते हैं. And the characteristics in the next level would be dependent on the previous one and would decide the variety in the next level. और इस तरह से एक हायरकी का बनना, हायरकी बनती है. हायरकी मतलब क्या होता है? हायरकी इज अ म्यूचुअली रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन. अब समझो हायरकी में क्या होगा कि वो ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारे पास नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिज्म में सब कुछ आएगा, प्लांट्स और एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब कुछ. फिर हम देखेंगे कोई फोटोसिंथेसिस कर सकता है, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, तो दो ग्रुप हो गए. फिर फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है उसमें आगे देखा जाए तो उसमें सब ग्रुप्स बन जाएंगे. उस तरह से फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं उनके अंदर भी सब ग्रुप्स बनते जाएंगे, तो एक हायरकी बनती जाएगी. हायरकी का मतलब क्या होता है? समझो जैसे कि कोई एक कंपनी चला रहा है, जैसे रिलायंस समझ लो आप, तो मुकेश अंबानी है, तो मुकेश अंबानी भी रिलायंस में काम करता है, और कोई एक जो रिलायंस की कोई, जैसे यहाँ पर रिलायंस फ्रेश का कोई शॉप है, रिटेल शॉप, उसमें भी कोई काम करता है, वो भी रिलायंस में काम करते हैं. अगर उस रिलायंस फ्रेश के अंदर काम करने वाले किसी कर्मचारी को कोई प्रॉब्लम हुआ तो ही विल नॉट कॉन्टेक्ट टू द मुकेश अंबानी डायरेक्टली. उसका मैनेजर होगा, उसका जनरल मैनेजर होगा, उसका ब्रांच मैनेजर होगा, नंबर्स ऑफ होंगे, और लास्ट में मुकेश अंबानी आते हैं. तो ये क्या हुआ? एक हायरकी बनती है. कर्मचारी के ऊपर, सुपरवाइज़र के ऊपर, ब्रांच मैनेजर के ऊपर, जनरल मैनेजर के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के ऊपर, इस तरह से काम चलता जाए, तो एक हायरकी बनती है. ठीक है, तो किस तरह से क्लासिफिकेशन होता है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हम ध्यान में रखेंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर.